नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है। हम रीट 2022 को लेकर हम बात करने वाले हैं। रीट 2022 को देखो, पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को है। ठीक है, 23 और 24 जुलाई को पात्रता परीक्षा है। अब इसमें क्या हुआ कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में भी पात्रता परीक्षा पास कर ली है, सर्टिफिकेट उनका आ गया है लेवल 1 वालों का, और लेवल 2 वालों का क्या है, रद्द हो गया है पेपर। तो लेवल 2 1 जो बच्चे हैं लेवल 2 वाले, उनकी तैयारी भी ठीक है, भले ही उनका पेपर रद्द हो गया हो तो वो डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वो दे देंगे। तो ऐसे कई बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 2022 में ही जुड़े हैं, 2022 में ही रीट की तैयारी स्टार्ट की, अभी तक उनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 2021 में परीक्षा भी दी थी लेकिन उनका पास नहीं हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं आया था, और वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी जो 3 महीने बच रहे हैं हमारे, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को है, तो लगभग 3 से 3.5 महीने आपके बच रहे हैं। तो उस टाइम में मैं कैसे तैयारी करूं कि मैं जल्दी से इसको पास कर लूं, या मैं इसको जो 90 नंबर होते हैं या 60% नंबर होते हैं, इनको मैं नंबर ला के अपने आप को मैं इसमें क्वालिफाई करवा लूं। तो ये प्रश्न बच्चों के आ रहे हैं और ये समस्या भी उनके सामने है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको उम्मीद है, अगर आप क्वालिफाई करने की उम्मीद है, तो आप मेंस की परीक्षा ज़रूर दोगे। और उसमें आपको पता है कि जीके का पोर्शन सबसे बड़ा है, जीके का पोर्शन सबसे बड़ा है, और जीके का पोर्शन होने भी वाला है सबसे बड़ा, क्योंकि राजस्थान जीके सबसे ज़्यादा जोड़ी जा रही है। और अगर आपको इस पोर्शन को मजबूत करना है ना, आपको इस पोर्शन को मजबूत करना है, तो 4 अप्रैल को शाम को शाम को 7 बजे, ठीक है, एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर देखें आप। और वो वीडियो सबसे अलग है, मतलब वो उसमें आज तक किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया होगा। आपको रीट 2022 को लेकर उसमें बहुत बड़ा इस तरह का सरप्राइज है आपके लिए। तो 4 अप्रैल शाम को 7 बजे उस वीडियो को खुद को भी देखना आप, और अपने भाई बहन दोस्तों जिनको आप चाहते हो कि उनका भी सिलेक्शन हो, उनके भी जीके में अच्छे नंबर आए, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप सभी को शेयर करो, लेकिन अपने चाहने वालों को तो शेयर करो, आप अपने चाहने वाले तक तो पहुंचाओ उनको। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब देखो, हम बात करें उसकी कि पात्रता परीक्षा को 3 महीने में कैसे करें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या छोड़ना चाहते हो। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना छोड़ना है, तो देखो 3 महीने आपके लिए बहुत कम पड़ेंगे। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, कितना तो पढ़ना है कितना छोड़ना है, तो 3 मंथ्स का जो टाइम है ये आपको सबसे कम टाइम मिलेगा, या सबसे कम समय आपको कह सकते हो इसको। लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज है, कितना पढ़ें कितना छोड़ें, कब तक पढ़ें, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, तो ये 3 मंथ्स आपके लिए खूब है, बहुत है। इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे 3 महीने में। अब देखो, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले सबसे मजबूत वाले पार्ट का रिवीजन करते हैं। वो सबसे मजबूत वाले पार्ट का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी एक मजबूत पार्ट है, हिंदी मान लीजिए, या आप संस्कृत या इंग्लिश मान लीजिए, या साइकोलॉजी मान लीजिए, या टीचिंग मेथड, कोई भी आपका मजबूत पार्ट है, बहुत ज़्यादा मजबूत पार्ट होता है, उनका क्या करते हैं, वो रिवीजन करते हैं। अब देखो, अब कितना ही मजबूत पार्ट हो, रिवीजन में बहुत कम टाइम लगना चाहिए आपको। जब तो आपको मजबूत या कमज़ोर कैसा ही पार्ट हो, आपको रिवीजन में कम टाइम न लगना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट टाइम आप पढ़ो, उसी में आपको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। लेकिन क्या करते हो, आपकी जो मजबूत होता है उसका सबसे पहले रिवीजन करते हो, और सबसे पहले रिवीजन से क्या होता है कि आप उसको टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर देते हो। मतलब आपको उसका पता ही नहीं होता कि मुझे इसको कितना टाइम देना है, और वो आपकी सबसे मजबूत है। मतलब अगर आप उसको नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते, तो वो आपका पार्ट वैसे भी सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 नंबर का नुकसान करवा लेते, इससे ज़्यादा नहीं करवाते, क्योंकि वो आपका पार्ट मजबूत है। और उसमें आपने रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप तैयारी करते हो, तो आपको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है। तो ये अपना मजबूत पार्ट को आप क्या करते हो कि जहाँ 1 घंटा देना होता है ना, वहाँ
वहाँ आप क्या कर देते हो, वहाँ एक दिन में उसको करने की कोशिश करते हो। और जो एक दिन में आप 15 घंटे, तो आप वहाँ से आप 14 घंटे बचा सकते थे अगर आप 15 घंटे सारे दिन में पढ़ते हो तो ये चीज़ें हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मजबूत वाला पार्ट सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि अगर आप सेंटर पे जा रहे हो और मजबूत वाले पार्ट के 1 घंटे पहले भी आप रिवीजन करने को बैठोगे तो उस पार्ट को आप अच्छे से कर सकते हो 1 घंटे में भी। लेकिन अगर आप लास्ट में, क्या होता है कि आपके पास टाइम कम बचता है, आपके पास टाइम कम बचता है और आप उस टाइम को क्या करते हो, फिर नए पार्ट को, नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हो उस टाइम में। और जब नया टाइम कम बचता है, लास्ट जो एग्ज़ाम का टाइम पास में आता है, उस टाइम पर आपके जो फ्रेशर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें नई चीज़ें नहीं आती है, नई चीज़ें आपके दिमाग में घुसती ही नहीं है उसमें, जो लास्ट वाला टाइम होता है। आप पुरानी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो लेकिन नई चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में जाके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका मजबूत पार्ट है उसको सबसे लास्ट में करना है। भले ही आप सेंटर पे जा रहे हो, उस टाइम पर आपकी जो जर्नी है, जो आपका ट्रेवल होगा, उस टाइम पर आप कर सकते हो उसको रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि वो आपका पहले भी मजबूत था पार्ट और रिवीजन करने पर भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आप, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, टॉपिक वाइज पढ़ो, बुक वाइज मत पढ़ो कि मुझे हिंदी कंप्लीट करनी है, ये मत पढ़ो। हिंदी का कोई एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए आपको संधि नहीं आती है, तो आप उस संधि के उस टॉपिक को टारगेट बनाओ, हिंदी को टारगेट मत बनाओ, क्योंकि हिंदी को टारगेट बनाओगे सिलेबस समझ में नहीं आएगा, आप जो टारगेट है उसको भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो एक मान लीजिए आपने संधि वाला टॉपिक है उसको टारगेट बना लिया कि मुझे आज संधि कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले, और आपको मान लीजिए संधि बिल्कुल नहीं आता है, तो सबसे पहले आप क्या करो, संधि को कंप्लीट करो। और संधि के अंदर आप क्या करो कि उसको आज के अंदर मुझे कंप्लीट करना, आज के अंदर अच्छा टॉपिक, तो एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, पात्रता परीक्षा में संधि में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लगभग फर्स्ट टाइम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्के कर लेते हो। कभी भी सब्जेक्ट वाइज या सिलेबस की तरीके से मत पढ़ो, सिलेबस समझ लो कि सिलेबस क्या है हमारे, लेकिन उठाओ क्या, पिछला पेपर, लास्ट पेपर उठाओ आप, ठीक है। लास्ट पेपर उठाओगे तभी तो आपकी पार पड़ेगी। देखो, लास्ट पेपर उठाओगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट के 3-4 पेपर जो भी उठाओगे आप, जो पहले रीट पात्रता परीक्षा के जितने भी पेपर हैं उनको उठाओ, कई सारी मार्केट में बुक्स मिल जाती है, और उनको समझो कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है मान लीजिए हिंदी का, वो किस टाइप का आता है, संधि के कितने क्वेश्चन पूछता है, समास के कितने क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो, मैंने जो 2021 में तैयारी की थी, अब आपको मैं बता दूं कि उस टाइम पर जो है मैंने पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग की थी, कि लगभग ये मान लीजिए कि पिछले क्वेश्चन में, अभी मैंने जैसे संस्कृत और हिंदी में लगभग ये मान लीजिए समास का टॉपिक सेम था, तो समास का टॉपिक अगर सेम था तो उसमें संस्कृत में पूछने का तरीका अलग था समास में, और हिंदी में पूछने का तरीका अलग था। मतलब हिंदी में तो समास का नाम पूछता था और इसमें विग्रह या वो करवाता था, जो समास करवाता था या विग्रह करवाता था, ठीक है। और इसमें क्या करता था, नाम पूछता था कि इसमें कौन सा समास है। तो ये दोनों में डिफरेंट था। तो मैंने एक तो क्या किया कि एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए मेरे संस्कृत में, ठीक है, समास को मेरे को विग्रह करना नहीं आया, तो एक मान लीजिए मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को नाम ध्यान है कि ये चीज़ें आई तो ये वाला समास होगा, तो लगभग जो हिंदी का है वो तो लगभग ठीक हो गया। मतलब इससे क्या होता है, पेपर में आपको टॉपिक से समझ में आता है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाओगे। और लास्ट में जब मेरे शॉर्ट्स नोट्स बनाते बनाते ये मान लीजिए कि मैंने 20 पेज में कंप्लीट जो सिलेबस था, जो कंप्लीट सिलेबस था इसका, किसका, रीट पात्रता परीक्षा, उसको 20 पेज में सिमट लिया था कि लास्ट में मेरे 20 पेज बच गए थे। मतलब अगर छंद टॉपिक मैंने संस्कृत में पढ़ा तो छंद टॉपिक को मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ा, उस टाइम पर लगभग मैंने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा, फिर धीरे धीरे उसमें से कटौती करता गया पेपर को देख के कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है, उसमें छंद का पहचान और छंद का नाम पूछा जाता था। तो ये करते करते मैंने 1 पेज में छंद को सिमेट के रख दिया, 1 पेज या आधे पेज में, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप के और उसी टाइप के प्रश्न पूछे गए और उसी टाइप के एग्जाम में भी आए। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है, पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपके पास 3 महीने का टाइम बचा, अब आप क्या करो, पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करो कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, किस तरीके का प्रश्न छंद से पूछेगा या किस तरीके का प्रश्न साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक से पूछेगा, व्यक्तित्व से किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, समायोजन से किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, गणित के एलसीएम एचसीएफ के किस प्रकार का टॉपिक आ रहा है, अंक गणित से या भिन्नों से किस तरीके का प्रश्न आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझोगे तो आप रीट पात्रता परीक्षा में
क्वालिफाई कर जाओगे। देखो पूरे नंबर आते हैं टॉपिक में। मैंने क्या कहा, छंद को मैंने आधे पेज में समेट लिया था और उस आधे पेज में से ही जो है वो पूरी छंद का मैंने क्वेश्चन सही कर दिया था। कैसे कर दिया था कि देखो इसमें छंद में अगर आपको सिर्फ छंद का नाम है और छंद की पहचान है एक तरफ, तो ये मैंने 13 लाइन में कंप्लीट कर दिया, नाम और पहचान, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे मेरे को नेक्स्ट टाइम जब मैं छंद वहां पर गया तो वही उसी में से आई, उसी पहचान और नाम में से आई, वही नाम पूछा इसमें कौन सा छंद है। तो मैंने उदाहरणार्थ आपको बताया कि आप छंद को टॉपिक में पढ़ना बैठोगे तो आपको मैं बताऊं, ग्रेजुएशन में किसी के पास अगर संस्कृत होती है ना, तो उसके पास छंद का टॉपिक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप साइंस की बात करो, प्रकाश कोई टॉपिक है ये मान लीजिए साइंस का, या आप मैथ्स की बात करो, मैथ्स का मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ ही है, तो एलसीएम और एचसीएफ इसमें रीट में भी है और वही टॉपिक क्या है एसएससी में भी है। तो एसएससी के और रीट के लेवल में फ़र्क है भाई। आप एलसीएम एचसीएफ को क्यों पढ़ते हो, आप रीट के लेवल को देखो कि किस प्रकार का पेपर उठा, कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है इससे, और एसएससी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दोनों के लेवल में रात दिन का फर्क हो जाता है। इसमें प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो जब आप एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ोगे तो इसकी लंबाई तो एसएससी की बराबर भी तो हो सकती है ना, जबकि आपको तो रीट के लिए पढ़ना है, तो पेपर उठा के पढ़ना है आपको, सिलेबस से मत पढ़ो। टॉपिक का नाम आपको पता है एलसीएम एचसीएफ का है, पेपर उठाओ और पेपर में एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन है उसको ढूंढो, ठीक है। पिछले 5 पेपर जो भी हो चुके 4-5 पेपर उनको उठाओ और उनके जो अभी एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक का कोई पेपर जो क्वेश्चन है उसको ढूंढो और उसके जो लेवल है उसको समझो, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा हिंदी की जैसे संधि में से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, समास में से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि संधि टॉपिक को अगर आप बिल्कुल डीपली पढ़ोगे तो लगभग बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रश्न अगर इतना डीपली पूछ ही नहीं रहा रीट में तो आप इतना डीपली मत पढ़ो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पेपर के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, पिछले पेपर उठाओ उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपके पास 3 महीने का टाइम बचा और 3 महीने में आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है, पेपर उठाओ पिछला और उस पेपर, क्योंकि वही तरीका आता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10% चेंज हो जाता है तरीका, लेकिन 90% वही होता है और आपको तो 60% नंबर लाने हैं। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप बताना ज़रूर। मैंने पूरी कोशिश की है आपको किस तरीके से लेके आना है। देखो टॉपिक वाइज मत पढ़ो, आप टॉपिक उठाओ, मतलब सिलेबस को ज़्यादा मत देखो, एक बार समझ लो, बाकी क्वेश्चन पेपर लाओ और टॉपिक उठाओ कि संधि उठा लिया आपने, संधि का क्वेश्चन ढूंढो उसमें पेपर में से, तो वैसी चीज़ें करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो 4 अप्रैल को जरूर आना, सब्सक्राइब इसको कर लीजिए क्योंकि 4 अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी वो वीडियो जरूर देखना और दोस्तों तक जरूर भेजना।